अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, मार्केट के सेंटिमेंट्स की बात करेंगे। सबसे पहले आज के दिन पीर का दिन है, यानी कि फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन। लेकिन आज 42,000 का लेवल जो कि लास्ट वीक इंटैक्ट था, उससे पहले भी इंटैक्ट दिखाई दे रहा था। फ्राइडे के दिन उसमें कुछ हम कह सकते हैं कि फ्लैट नोट विटनेस किया गया था, यानी कि कुछ माइनस पॉइंट्स देखे गए थे और वो लेवल हमने लूज़ किया था। आज भी अगेन वही सेंटिमेंट्स प्रिवेल हुए और 42,000 का लेवल हम लूज़ कर चुके हैं। ये साइकोलॉजिकल बैरियर काफ़ी मार्केट के लिए सपोर्ट लेवल था, लेकिन आज हम देख रहे हैं 41,500 एंड देयर अबाउट मार्केट का क्लोजर रहा है, यानी कि 500 अबव साइकोलॉजिकल बैरियर क्लोजर रहा है। और यहाँ पे ये भी कह सकते हैं हम कि मार्केट में इन्वेस्टर्स थोड़े कॉशियस दिखाई दे रहे हैं। कुछ रीजंस हैं इस वीक के अंदर FATF के डिसीजंस के हवाले से भी, कि यहाँ पर 40 हम कह सकते हैं कि FATF के हवाले से जो एक अच्छी चीज़ ये है कि फाइनली पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल के वाइट लिस्ट में आ जाएगा, जो कि काफ़ी अरसे से इसकी प्लानिंग की जा रही है, काफ़ी अरसे से काम करने की कोशिश की जा रही है कि ये पॉइंट्स हम फुलफिल करने और पाकिस्तान जो है वो अपने पूरे पर्क्स रिसीव कर सके। ये एक न्यूज़ इस वीक के अंदर है। साथ साथ IMF के हवाले से कुछ फ्लेक्सिबिलिटी की न्यूज़ है। IMF वर्ल्ड बैंक से फाइनेंस मिनिस्टर की मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि ये फ्लेक्सिबिलिटी आएगी और सब्सिडीज़ के हवाले से भी कुछ जो है वो हम लीनियंसी दे सकते हैं। तो यहाँ पर ये न्यूज़ थी जिसका इम्पैक्ट इस वीक के आगाज़ में देखा जा रहा है। और अगेन हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक नंबर्स जो कि बैंक्स के हवाले से लास्ट हमने मंथ्स देखा था, यानी कि जून एंड जुलाई के अंदर जो बैंक्स काफ़ी हद तक मनी मेकिंग डिवाइस बनते हुए दिखाई दे रहे थे, यानी कि उन्होंने जब डॉलर बेहंगम हो रहा था, डॉलर बहुत आगे की तरफ भागता हुआ दिखाई दे रहा था, अपवर्ड डायरेक्शन में था, उस वक्त उन्होंने कुछ बेनिफिट्स लिए जिसका इम्पैक्ट हमने देखा। तो ये तमाम चीज़ें मिलकर थोड़ा सा एक इकोनॉमी के नंबर्स को कॉशियस स्टांस की तरफ धकेलते हुए दिखाई दिए इस वीक के आगाज़ के अंदर। और ये भी कह सकते हैं कि फर्स्ट डे है तो कुछ एक अगेन फ्लैट नोट विटनेस किया गया। इट्स नॉट अबाउट कि आप नेक्स्ट डे बुल रन विटनेस नहीं कर सकते, तो कल के दिन भी हो सकता है। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। Let's have a look on daily highlights. ओपन हुई मार्केट 41,948.5 के लेवल पर। हायर साइड मार्केट गई 41,988.5, यानी कि कुछ माइनर सा इजाफा देखा गया। लोअर वॉज 41,725.96 एंड फाइनली क्लोजर 755.45। एक छोटे से स्पैन में, यानी कि 300 या फिर हम कह सकते हैं 250 पॉइंट्स के स्पैन में मार्केट ट्रेड करते हुए दिखाई दी। 193.05 का डिक्लाइन देखा गया। टर्नओवर में करंटली 144.31 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए हैं। फ्राइडे के मुकाबले में डिक्लाइन देखा गया है 184.26 मिलियन शेयर्स का एंड वैल्यू इज वेरी ड्राई 4.66 बिलियन रुपीस। वॉल्यूम लीडर्स में ऑल स्क्रिप्ट बीइंग इन रेड टेरिटरी। WTL लिस्ट को लीड करे हैं 0.04 के डिक्लाइन के साथ। 1.55 पे क्लोजर। 18.04 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। DCL काफ़ी अरसे बाद हम कह सकते हैं, या फिर हम बहुत कम लाइमलाइट में दिखाई देते हैं। 0.01 का माइनर डिक्लाइन। 5.72 पे क्लोजर। 6.78 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। एंड लास्टली लोटे केमिकल 0.17 का डिक्लाइन देखा गया। 31.92 पे क्लोजर रहा। 5.77 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। ओवरऑल आज के दिन कुछ पेनी स्टॉक्स में या सेकेंड एंड थर्ड टीयर स्क्रिप्ट्स में कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। साथ साथ मार्केट के अंदर जो वॉल्यूम्स हैं वहाँ काफ़ी हद तक लैक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि एक इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन लैकलस्टर बिहेवियर देखा जा रहा है। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे अगेन IMF और वर्ल्ड बैंक से जो इसहाक डार साहब की, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब की जो एक मीटिंग हुई है, उसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्या लीनियंसीज एक्सपेक्टेड हैं। पाकिस्तान में फ्लड आने के बाद जो सूरत हाल है उसको एक मद्देनज़र रखते हुए हमें क्या एक्सपेक्टेशन है कि आगे हमें कोई ऐसी रिलैक्सेशन या फ्लेक्सिबिलिटी नज़र आए, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान का एग्ज़िट हो रहा है FATF से फाइनली, तो कितना ज़्यादा हमने सहा है और कितना ज़्यादा अभी भी फर्दर हमें थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे आप अपग्रेड होते जाते हैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती जाती हैं। FATF के हवाले से, डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से काफ़ी तरजीहात भी हैं और तवज्जो देने की भी ज़रूरत है, तो ये आज हम डिस्कस करेंगे। एंड अदर थिंग इज़ दैट, जो हमने इंट्रोडक्शन में भी जिक्र किया, बैंक्स के हवाले से कुछ बैंक्स के ऊपर फ़ाइन मुतवक्के है, तो वो क्या रीज़न था कि उनको इस
फाइन से या इस पेनल्टी से गुजरना पड़ रहा है और ऐसा क्यों किया गया, आज हम डिस्कस करेंगे। वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल, उनको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद है मियां जाहिद साहब, आप चेयरमैन हैं नेशनल बिजनेस ग्रुप पाकिस्तान के। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं ज़ीशान मर्चेंट साहब, आप इकोनॉमिस्ट हैं और फॉर्मर प्रेसिडेंट टेक्स बार एसोसिएशन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, थैंक यू। सो जाहिद साहब प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा कि क्या दिखाई दे रहा है इकोनॉमिक नंबर्स, एक तरफ मुल्क की सूरत हाल, थोड़ा सा पॉलिटिकली भी कल हमने संडे के दिन गर्मा गर्मी देखी, आज मार्केट के अंदर भी थोड़ी सी ड्राइनेस देखी गई, फ्लैट नोट विटनेस किया गया। इस एक्टिविटी के अंदर इतना कॉशियसनेस क्यों है? और दूसरा ये कि जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब की जो मीटिंग थी IMF एंड वर्ल्ड बैंक से, वो कैसे देख रहे हैं आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले तो आपका शुक्रिया। बात यह है कि पाकिस्तान के जो इकनॉमिक नंबर्स हैं वो तो काफ़ी अरसे से ख़राब है और सियासी अदम इस्तेहकाम भी है, और ऊपर से फिर ये जो अब सैलाब में हम देख रहे हैं कि उसमें तकरीबन पाकिस्तान की 33% जो पॉपुलेशन है वो सैलाब से मुतासर हुई है और शदीद मुतासर हुई है। लाखों के करीब हमारे जो है मवेशी उसमें डूब गए हैं, हज़ारों लोग शहीद हुए हैं, हज़ारों ज़ख्मी हुए हैं, और अभी तक भी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं कि जहाँ से पानी नहीं निकाला जा सका, और ये एस्टिमेट्स हैं कि कोई $30 अरब का पाकिस्तान को इसमें लॉस होगा। अब इतने हाई मैग्नीट्यूड के साथ जब ये हमारे ऊपर एक ये कुदरती आफत आई है जिसमें हमारा कसूर भी नहीं है कि हम उसमें जो कार्बन एमिशन है हमारा उसमें जो परसेंटेज है वो कोई 1% है या 1% से भी कम है, और जो दूसरे कंट्रीज़ हैं जिनकी वजह से ये आफत आई है वो इस वक्त बस सिर्फ लिप सर्विस कर रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा थोड़े बहुत उन्होंने अनाउंसमेंट ज़रूर किए हैं, लेकिन वो सारे ऐसे ही आई वॉश के करीब हैं। और असल बात यह है कि हमेशा जिसके ऊपर पड़ती है उसी को अपने सर पे ये उठाना पड़ता है। ये भी एक वजह है। हाँ, तो अब ये है कि हम उठा रहे हैं, इंशाल्लाह सही भी हो जाएगा। अब बात यह है कि हमें $27 बिलियन की पेमेंट्स भी करनी है, तो उसके लिए हमारे वज़ीर ख़जाना वाशिंगटन में मौजूद हैं और वहाँ पे वर्ल्ड बैंक और IMF के साथ मुज़ाकरात भी कर रहे हैं। ऊपर से अमेरिकन प्रेसिडेंट का जो बयान आया परसों तरसों, जी वो बहुत ज़्यादा, जिसमें उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान ख़तरनाक तरीन ममालिक में सर फहरिस्त है, तो इससे भी मार्केट का जो कॉन्फिडेंस है वो बड़ा शैटर हुआ। अच्छा, फिर जब हम बात करते हैं सियासी अदम इस्तेहकाम की, या तो यह है कि हम हमारी कौम जो है वो फुल्ली बॉन्डेड हो और उसमें हम लोग मुत्तहिद हो जाएं, तो वो भी मसला नहीं है, वो भी प्रॉब्लम्स हैं उसमें सियासी अदम इस्तेहकाम। फिर कल जो इलेक्शन हुए तो उस इलेक्शन में मैं समझता हूँ कि एक पॉजिटिव बैरल मैसेज गया है कि हम जितना भी क्राइसिस हो कुछ भी हो तो हम उसमें से निकल सकते हैं। और ये कल का जो था ये एक बहुत बड़ा टेस्ट था कि इस टेस्ट के नतीजे में क्या होने वाला है। तो मैं समझता हूँ कि उससे बखैर आफियत, देखें कोई उसमें लॉ एंड ऑर्डर का कोई मसला क्रिएट नहीं हुआ, आराम से इलेक्शन हो गए, और 2 जगह पे PTI को शिकस्त हुई, बाकी जगहों पे PTI को फतह भी हुई, तो मिला जुला सा उसमें रिस्पांस रहा। और सबसे बड़ी बात ये कि उसमें टर्न आउट बड़ा लो रहा। तो लो टर्न आउट का मतलब ये है कि लोगों ने कोई बहुत ज़्यादा जो सियासी अदम इस्तेहकाम है या जो इंतशार का बयानिया है उसको कोई बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया, अदरवाइज़ तो फिर लोग लाखों की तादाद में निकलते, ऐसा हुआ नहीं। तो ये भी मैं समझता हूँ कि चलें एक फेज़ था, इससे हम निकल गए। अब जहाँ तक ये $27 बिलियन हमने पे करना है और हमारा जो कैश फ्लो है वो यकीनन बहुत पुअर है, कैसे होगा फिर FATF, ये सारी चीज़ें जो हैं, बात यह है कि हमारी जो टोटल रिलायंस है वो अमेरिका और उसके ब्लॉक पे है। हमारी $60-62 अरब की टोटल साल की इनकम है, जिसमें एक्सपोर्ट और फॉरेन रेमिटेंस मिला के, और $80 अरब की हमारी इंपोर्ट्स हैं। तो $18-20 अरब का हमारा खसारा है। अब वो खसारा जो है या तो हम अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाएं, फॉरेन रेमिटेंस बढ़ाएं, और या फिर इंपोर्ट घटाएं, या फिर तीनों काम करें, ठीक है ना, तीनों कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, तो वो सारे करने होंगे। अच्छा, अब उसमें बात यह है कि हम वो चीज़ें करने की पोजीशन में उस वक्त होंगे जब हमारा सियासी इंतशार ख़त्म होगा, क्योंकि देखें बात यह है कि अगर एक तरफ सर सियासी इंतशार कैसे ख़त्म हो, जब आप थोड़ा सा गर्मा गर्मी हर वक्त चाहते हैं कोई ना कोई न्यूज़ बनते रहे, डेली बेसिस पे हम कुछ ना कुछ देखते हैं, कोई ऐसा बयान सामने आ जाता है, कोई ऐसी चीज़ सामने आ जाती है, कोई ऐसा एक्शन कर दिया जाता है, कैसे इससे काबू पाया जाएगा? देखें समझना होगा ना, बात यह है कि अगर हमारी कौम $18-20 अरब के खसारे में हो और फिर हम कभी IMF में जा रहे हैं, कभी वर्ल्ड बैंक में रिस्केड्यूल करने के लिए जा रहे हैं, अभी हमारा जो बॉन्ड्स का था वो बॉन्ड्स में भी हमें लॉसेस, उसमें भी हमें लॉसेस का सामना करना पड़ रहा है।
तो ये सारे मसाइल हैं। फिर हमें कर्जे रीशेड्यूल कराने, अभी हमने $3 अरब सॉफ्ट लोन लिया हुआ है जो सऊदी अरब से, जो हमने बैंक में रिजर्व रखा हुआ है, वो भी टीम आई हुई है, वो भी आई। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हमें जागने की ज़रूरत है और हमें इसको इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। और दूसरी तरफ ये तो एक साइड है ना जो मैंने बताई, ये बड़ी ब्लीक पिक्चर है। दूसरी साइड में हमारे रिसोर्सेज इतने हैं कि हम अपने रिसोर्सेज से इन सारी चीज़ों को रिजॉल्व कर सकते हैं। जो हम लॉसेस कर रहे हैं PIA में, स्टील मिल में, रेलवे में, हर प्रोग्राम में, लॉसेस पे बात करते हैं, तो उसको अगर हम कंट्रोल कर लें, वो ना करें, तो फिर हमें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी। एग्जैक्टली। चले मैं ज़िशान साहब से इंट्रोडक्टरी कमेंट ले लूँ। ज़िशान, आप ये क्या समझते हैं कि इकोनॉमिक नंबर्स एक तरफ स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ अमेरिका की जानिब से भी एक बयान सामने आ गया, जैसे कि जाहिद साहब ने काफ़ी डिटेल बताया कि ये चीज़ें हमारे पास हैं इन फोकस। क्या समझते हैं आप, कैसे इन चैलेंजेस से अगेन हम थोड़ा सा फंसते चले जा रहे हैं मैस के अंदर, कैसे निकलेंगे? थोड़ा मार्केट की सिचुएशन भी आज ड्राई देखी गई है, वीक का पहला दिन थोड़ा एंथुजियाज्म देखा जाता है, लेकिन सारा कॉशियस है, क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपने सही बताया कि आज कॉशियस रहे सब लोग, चूँकि आप जैसे अभी आपने डिस्कस किया, जाहिद साहब ने भी इस पे बात की कि जो कमेंट आया 2 दिन पहले प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, वो जो है पाकिस्तान के लिए जो है बहुत नेगेटिव एक तरीके से रहा। और पाकिस्तान की मार्केट सेंटिमेंट्स की इतनी ज़्यादा चलती है कि ही सेंटिमेंट, लोग ही सेंटिमेंट है, हम लोग तो, हम तो चलते ही सेंटिमेंट्स में हैं। लेकिन मसला ये है कि इस स्टेज पे ये कमेंट आना कि जब पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक के साथ निगोशिएशन कर रहा है, IMF के साथ डिस्कशंस चल रहे हैं, ADB के साथ डिस्कशंस चल रहे हैं, तो ये एक बड़ा सोचा समझा स्टेटमेंट है। ये इसको हम आउट ऑफ द ब्लू स्टेटमेंट को नहीं कह सकते। तो आप समझते हैं सोचा समझा मींस कि क्या इसके पीछे कोई लॉबिंग है, जो कि पहले कहा जा रहा था कि एक पार्टी ने यहाँ पर से लॉबिंग की हुई है? देखिए, आप ये देखें कि हर कुछ अरसे के बाद पाकिस्तान को एक फेल्ड स्टेट करार देने की कोशिश की जाती है और उसमें से पाकिस्तान किसी न किसी तरीके से बाहर निकल जाता है। पर्पस सिर्फ एक है कि पाकिस्तान क्यों एक वाहिद मुसलमान मुल्क है कि जो न्यूक्लियर स्टेट है। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट, इस तरीके से इसको अगर लें हम, एक पूरे ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में लें, तो ये कमेंट उनको क्या पड़ी थी कि ये कमेंट ऑल ऑफ अ सडन देने की? हालांकि हमारे पास तो फ्लड भी है। जब आप दुनिया एम्पैथी कर रही है, IMF एम्पैथी कर रहा है आपके साथ कि जी ठीक है हुआ है, वर्ल्ड बैंक का इनिशियल एस्टिमेट आ गया कि $29 बिलियन के डॉलर्स के लॉसेस हुए हैं, तो उस स्टेज पे ये पॉइंट कहना, ये मैं समझता हूँ। कहा ये जा रहा है कि क्वेश्चन ये ऐसा किया गया, उनको एक्चुअली ये चीजें की जाती हैं किसी न किसी तरीके से प्लान्ड होती हैं, जब भी सवाल भी किए जाते हैं और इसके पीछे बहुत बड़ा पर्पस है। और इसको हमें इस तरह से नहीं देखना। पाकिस्तान का इस वक्त जैसे सारे इश्यूज हम हर दफ़ा यही डिस्कशन कर रहे हैं कि एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है। क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी जाहिद साहब ने इस इशू को थोड़ा सा टच किया कि जो हमारे वाइट एलिफेंट्स हैं, इन वाइट एलिफेंट्स को कब तक फीड करते रहेंगे हम लोग? क्या गवर्नमेंट को बिजनेस करना चाहिए या गवर्नमेंट को गवर्न करना चाहिए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो यकीनन जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब आए हैं, राइट, फाइनेंस मिनिस्टर साहब आए हैं तो इसी टास्क के साथ आए हैं कि अब जो इस टाइप के जो एक हम कह सकते हैं ना वाइट एलिफेंट्स जो आपने जिक्र किया, या फिर ऐसे जो कि डूबते हुए जहाज हैं, उनको या तो तैराना है या फिर उनको प्राइवेटाइज करके उनसे एक फायदा लेना है। देखिए, मैं समझता हूँ नताशा कि हम कई सालों से इस पे बात कर रहे हैं कि हम इन्हें रिवाइव कर लेंगे, हम इन्हें रिवाइव कर लेंगे, लेकिन पिछले 20 साल से 25 साल से या 30 साल से ये रिवाइव नहीं हो सके हैं कोई भी। PIA लॉस में है तो लॉस में ही चलता जा रहा है। स्टील मिल चल रही थी, बंद हो गई, बंद होके आज भी लॉसेस में ही चल रही है। रेलवे आज भी लॉसेस में। हमारा कौन सा ऐसा इदारा जो स्टेट रन है या स्टेट ओन्ड है, इसको मैं कहूँ कि जो प्रॉफिट में चल रहा है? तो इस वक्त मेरे ख्याल से जहां एक तरफ हमें, अब जाहिर सी बात है, अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, दूसरी तरफ हमें वो खर्चे जो हम पे इस वक्त हम कम कर सकते हैं। एक जिसमें सबसे आसान तरीका ये कि इन वाइट एलिफेंट्स को अब हमें किसी भी तरीके से डिस्पोज ऑफ करना है। क्यों नहीं हो रहे कि इस पे हमेशा इल्जाम लग जाता है कि ये अंडर वैल्यू बेचे जा रहे हैं, तो कोई ना प्राइवेटाइज करने पे थोड़ी सी हम कह सकते हैं पॉलिटिकल इश्यूज आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें इससे ओवर एंड अबव जाके इसको खत्म करना होगा, क्योंकि ये ब्लीड तो कर रहे हैं ना। ये आपका जो टैक्स रेवेन्यू है वो भी खा जाते हैं, ये आपका जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है वो भी खा जाते हैं, क्योंकि इन्हें हम फंड कर रहे हैं
और कहीं ना कहीं जो हमारे इसके अलावा भी जिशान, इसके अलावा भी बहुत सारे इश्यूज हैं, जैसे मैंने कहा कि अगर थोड़ा इकोनॉमी के हवाले से देखा जाए और IMF के हवाले से देखा जाए तो वो क्या समझते हैं? देखिए इस वक्त एक जो अच्छी चीज जो होने जा रही है, जो आपने अपने इंट्रो में कहा कि हम ग्रे लिस्ट से इंशाल्लाह इस हफ्ते नहीं तो नेक्स्ट वीक हम निकल जाएंगे इससे, क्योंकि इस वक्त हमने वो सारे अहदाफ जो थे वो पूरे कर लिए। जो लास्ट रिव्यू हुआ था उसमें कहा कि वो ऑन साइट आके विजिट करके चेक करेंगे, ऑन साइट विजिट अच्छा हुआ और उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट गया। तो आई एम श्योर कि इंशाल्लाह पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल के व्हाइट लिस्ट में आ जाएगा, और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि बहुत सारी जो रिस्ट्रिक्शंस ग्रे लिस्ट में रहने की वजह से हो रही थी वो अब खत्म हो जाएंगी। तो पाकिस्तान को एक लेवल प्लेइंग फील्ड नजर आने लगेगा और चीजें बेहतर हो सकती हैं। ऑब्वियसली हमें अपने जो रेवेन्यूज है उनको बढ़ाना है, लेकिन इस वक्त हम एक क्राइसिस सिचुएशन में है जो कि फ्लड की सिचुएशन है। अब यहाँ पे हमें रिकंस्ट्रक्शन करना है, शहर के शहर रिकंस्ट्रक्ट करने हैं। तो इसमें एक तरीके से देखा जाए अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी क्या है कि जब आप रिकंस्ट्रक्शन फेज में जाएंगे तो आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, तो वो आदमी जो अब बेकार हो गया है इस फ्लड्स की वजह से, वो कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटी में उसका पार्ट बन जाएगा। तो जब ये रिकंस्ट्रक्शन फेज में हम जाएंगे तो उसमें यकीनन लोगों को रोजगार भी मिलेगा, उससे आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो आपके सीमेंट सेक्टर या जो दूसरे सेक्टर से जिनके बारे में हम अक्सर कहते रहे जो इस वक्त स्लोनेस का शिकार है ड्यू टू सेंटिमेंट्स, एक जो इम्प्रेशन है इस वक्त जो एक आपस में दो पार्टीज का लगता है कि एक टसल चल रही है, जब तक ये चीजों को हम कहीं ना कहीं अक्रॉस द बोर्ड अब ओवरबोर्ड जाके नहीं सोचेंगे। टसल्स ऑफ वर्ड्स, टसल्स ऑफ थॉट्स, और ये तो बहुत सारी टसल्स हो गई हैं। इसको किसी न किसी तौर पे हमें कहीं ना कहीं बैठ के पाकिस्तान फर्स्ट करना पड़ेगा और बाकी पॉलिटिक्स बाद में करनी पड़ेगी। जब तक पाकिस्तान फर्स्ट नहीं होगा ये इश्यूज ऐसे ही मेरे ख्याल से परेशान करते रहेंगे, और इससे नुकसान एक आम आदमी का होगा, क्योंकि कर्जे तो वापस करने हैं, इंटरेस्ट तो हमें देना है। हमें जैसे अभी बात कर रहे थे जाहिद साहब के $27 बिलियन तो वापस करने हैं, और अगर इन सब पे अगर आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो कि इस वक्त IMF या वर्ल्ड बैंक प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 2% और 2.5% रहेगी, ये मैं समझता हूं कि इससे थोड़ी सी ज्यादा रहेगी, क्योंकि हमारी एक अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर बहुत बड़ा है। पाकिस्तान का जैसे डॉक्यूमेंटेड सेक्टर है उतना ही अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर भी है। पॉइंट टेकन आपकी ग्रोथ बढ़ेगी उससे। बिल्कुल जाहिद साहब प्लीज डू कमेंट ऑन दैट। ये जो डॉलर की एक एप्रिसिएशन देखी जा रही है पूरी दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर एक डीवैल्यूएशन है, रुपी स्ट्रांग हो रहा है, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर इसकी एक स्ट्रांगनेस भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आप क्या समझते हैं इस मरहले में कैसे कंट्रोल किया जाएगा डॉलर की वैल्यूएशन को? सेकंड थिंग इज दैट डेट स्वैप की बात की उन्होंने कि जो इंटरेस्ट है हमें देना है। एक तरफ पाकिस्तान फ्लड के मसले से गुजर रहा था, क्लाइमेट चेंज के मसले से गुजर रहा था, पाकिस्तान कार्बन प्रोड्यूसिंग कंट्री नहीं है लेकिन कॉस्ट पे कर रहा है, उसके साथ साथ यहाँ से सिंपैथी देने के बजाय अब थोड़ा सा रिजिड बिहेवियर एक अमेरिका की जानिब से, या फिर थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि IMF और वर्ल्ड बैंक की तरफ से कोई ऐसी लीनियंसी नहीं दिख रही। क्या समझते हैं आप कैसे ये चैलेंजेस सॉर्ट आउट होंगे? देखिए बात यह है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर कंट्री है, तो पाकिस्तान को इन्हें कुछ ना कुछ तो बेनिफिट देना होगा और कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन इनको देनी होगी, और ये देंगे, और पाकिस्तान इंशाल्लाह डिफ़ॉल्ट कभी नहीं करेगा। जहाँ तक ये $27 अरब हमने पे करने हैं तो ये रिस्केड्यूल होगी, ये पहले भी होते आए हैं। अगर हम IMF के प्रोग्राम में ना होते तो फिर हमें फर्दर डेट ना मिलता और पुराने हमें लौटाने पड़ते। तो अब यही है कि वो मज़ीद हमें कर्जे मिलेंगे, हो सकता है थोड़े महंगे मिले, लेकिन कर्जे हमें मिलेंगे और ये पुराने हम रोल ओवर कर लेंगे। तो ये हर साल तकरीबन इसी तरीके से होता है, और ये इंशाल्लाह इस साल भी हो जाएगा। एक्चुअल असल में मसला वहीं का वहीं अटका हुआ है कि अच्छा डॉलर आपने कहा कि जी पूरी दुनिया में महंगा हो रहा है और उसमें अप्रिशिएट हो रही है उसकी वैल्यू, तो ये पूरी दुनिया में आपने कभी देखा होगा, मेरे ख्याल में 30 साल में कभी UK की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि डॉलर कभी उनकी करेंसी के अगेंस्ट इतना स्ट्रांग हुआ हो। तो ये पूरी दुनिया में ये एक फिनोमेना है कि डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, और वो पाकिस्तान में भी ज़ाहिर है कि उसका इम्पैक्ट आ रहा है और वो आएगा। अब बात यह है कि हमारे यहाँ तो चूँकि हमारी जो एक्सपोर्ट है उसके मुकाबले में हमारी इंपोर्ट तकरीबन थ्राइस है, तो इस वजह से उसका जो इम्पैक्ट है वो ज़ाहिर है कि हमें उसका बहुत ज़्यादा आता है, और हमारे फिर लोगों की जो पावर टू परचेज है वो बहुत कम है। तो उसकी रीजन क्या है पावर ऑफ परचेज कम होने का? रीजन यही है ना कि आपके बिजनेसेस जो है वो ज्यादा फ्लरिश नहीं कर रहे, आपके पास फ्लड की हवाले से जो है वो नहीं, फ्लड तो अब आया है ना,
लेकिन सर क्रॉप्स तो डैमेज हुई है ना, फूड इन्फ्लेशन बढ़ गई है ना। फ्लड 2022 में आया, उससे पहले 2010 में आया था। तो ये 11 साल में हमने क्या किया या 12 साल में हमने क्या किया। और ये हम ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आउट ऑफ ब्लू सैलाब आ गया, ये हमें सब पता था कि सैलाब आना है और इतना ज़्यादा आना है। और ये ठीक है, थोड़े एस्टिमेट से ज़्यादा आया होगा, लेकिन ये सब हमें पता था, क्लाइमेट चेंज का भी सब हमें पता था। तो उसके लिए हमने, मेरा ख्याल है कि उस तरीके से हम यहाँ तो सियासत की बातें कर रहे थे, अरेंजमेंट्स नहीं किए जिस तरीके से हमें करने चाहिए थे। और हम बस वो जो है ना फिल्मजी किस्म के मामलात और उस तरीके से उनको, अब ये गवर्नमेंट तो अभी आई और आते के साथ ही इसको सर मुंडवाते ही ओले इसको पढ़ गए। लेकिन बात यह है कि ये जो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी, लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, एनडीए में हमने बनाया, उसने भी कुछ नहीं किया। उसको फंड्स शायद नहीं दिए गए, या दिए गए तो उस हिसाब से उन्होंने काम नहीं किया। आपने देखा बलूचिस्तान में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर था वो सारे का सारा बारिश में बह गया। बिल्कुल इसी तरीके से सिंध में भी कमोबेश जो इंफ्रास्ट्रक्चर था सब बह गया। जो पानी को रेजिस्ट करने के लिए बनाया गया था वो पानी से ही बह गया। होता है ना, मजबूत अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होता तो पानी उसके ऊपर से गुजर जाता, लेकिन वो सारा का सारा बह गया, पानी में बह गया। या तो इसका मतलब यह है कि हमने उसमें पैसे कमाए या पैसे खाए या जो भी किया, उसमें करप्शन हुई अच्छी खासी। तो ये चीज़ों को हमें सही करने की ज़रूरत है। अगेन मैं वही बात कर रहा हूँ कि हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, एक्सपोर्ट की जब हम बात करते हैं तो हमारी अगर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारी बिजली 6 रुपये यूनिट महंगी होगी, कि चोरा चकारी, लाइन लॉसेज, उसके सारे बिल मैं और आप पे कर रहे होंगे जी। और उसमें तकरीबन 3000 या 2600 अरब रुपए का सर्कुलर डेट होगा। तो ये कौम फिर कहाँ जा रही है, हम कहाँ, हमारा मतलब हम क्या कर रहे हैं, पीआईए में लॉस, फलां में लॉस, फलां में लॉस। तो इस तरीके से हम उसमें 700-800 अरब रुपए साल का लॉस कर देते हैं। इसी तरीके से हम एफबीआर में लॉस कर देते हैं, मुख्तलिफ शोबों में। बिजली का मैंने आपको बता दिया, तो ये तकरीबन 20 अरब डॉलर के साल के, तो हम ये सारे इनकम कमाने के बाद, कर्ज लेने के बाद ये सारे हम लुटा देते हैं और ज़ाया कर देते हैं। तो एक तरफ हम पैसे लिए जाएं, दूसरी तरफ हम ज़ाया किए जाएं, तो कब तक हम ये सस्टेन करेंगे। इन चीज़ों को, इन लॉसेस को, इन पिल्फरेज को, इनको प्लग करने की ज़रूरत है। जब ये प्लग होंगे तो फिर आप देखिएगा कि हम वीकली, मंथली, ईयरली बेसिस के ऊपर स्ट्रॉन्ग होते चले जाएंगे और ये चीज़ें हमारी बेहतर होंगी। अब बात है कि इसहाक डार साहब या जो भी हमारे वज़ीर ख़जाना आते हैं वो फायर फाइटिंग में लगे रहते हैं। उनका पहला काम ये होता है कहाँ से बचाऊं, किस तरीके से बचाऊं, एडहॉक अरेंजमेंट्स करके, किसी तरीके से फायर फाइटिंग करके, और जो सर पे क्राइसिस होता है उससे किसी तरह निकला जाए, और इस दौरान फिर उनकी टेन्योर ख़त्म हो जाती है। तो बात यह है कि हमें ये कुछ चीज़ें करने की ज़रूरत है कि इन चीज़ों को। लेकिन सर अगर थोड़ा सा हम प्रीवियस उनकी पास्ट एक्सपीरियंस देखें तो एक रुपये उन्होंने बड़ा स्टेबल रखा था और एक अरसे तक के लिए उन्होंने रुपया भी स्टेबल रखा था। उन्होंने पाकिस्तान की इकॉनमी को भी 5.6 GDP के ऊपर वो लेकर गए थे। उन्होंने पाकिस्तान में तकरीबन 4000 किलोमीटर ये मोटरवेज भी उन्होंने बनाई थी। वो इमर्जिंग मार्केट में भी गए थे, इमर्जिंग मार्केट में भी गए थे, और पाकिस्तान की उस वक्त बेस्ट रिटेल मार्केट में हम जा रहे थे। तो ये सारी चीज़ें, प्राइस अर्निंग मल्टीपल भी बढ़ गई थी हमारे बेहतरीन, और हमारा स्टॉक एक्सचेंज जो है वो राइज कर रहा था। तो ये सारी चीज़ें जो है उस वक्त जो है हम शाइन कर रहे थे, इंडिया के मुकाबले में हम ज़्यादा बेहतर शाइन कर रहे थे ये 2017 में। लेकिन अब उसके बाद फिर क्या होता है, आनन फानन, ऑल ऑफ सडन ये सारी चीज़ें इस तरीके से होना शुरू हो जाती हैं। इन चीज़ों को, इसका मतलब ये है कि हम तरक्की कर सकते हैं, हमारे अंदर पोटेंशियल है, हमारे अंदर मसल्स हैं, सिर्फ और सिर्फ हमें अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है। अब इस वक्त हमारा जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसमें, या जो 5 एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं, अब हमने उनको 19 रुपये यूनिट तकरीबन 9 सेंट के हिसाब के हवाले से कर लिया उसमें। तो हमने उनको, ये भी फाइनेंस मिनिस्टर की काविश है। तो कंसेशनल रेट पे हम उनको बिजली दे रहे हैं, जबकि दूसरे लोगों को 35 रुपये में दे रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि हम अपनी एक्सपोर्ट को सस्टेन करने के लिए उनको हम सस्ती बिजली और गैस दे रहे हैं। अगर हम ना दें, एक मिनट के लिए अगर हम उनको ना दें, तो आपकी ये सारी एक्सपोर्ट भी नीचे आ जाएगी। ठीक, हम वो एक्सपोर्ट भी नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो अर्निंग मेंबर्स हैं, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर हैं, हमें उनको ज़िंदा रखने के लिए हमें उनको ये मुराद नहीं है, ये है कि जो एक्चुअल प्राइस है, यानी दुनिया में जो एक्चुअल 19 रुपये की यूनिट या 9 सेंट या 9.5 सेंट जो है, वो दुनिया का ये रेट है बिजली का। तो हम उनको महंगी देंगे या गैस महंगी देंगे तो कैसे चलेगा, कैसे करेंगे? तो इसलिए इन चीज़ों को, अच्छा अब उसका इम्पैक्ट जो है वो गरीब आदमी पे आ रहा है, बाकी लोगों के ऊपर आ रहा है। तो उसकी वजह यही है ना कि उसमें 6 रुपये यूनिट जो उसमें कॉस्ट ज़्यादा आ रही है हमारी बाकी दुनिया के मुकाबले में, तो
तो उसमें हमारे गलत फैसले हैं। हम सोलर पे बिजली अगर बनाएं तो हमें सस्ती पड़ेगी, हम विंड पे बिजली बनाएं, हमारी यानी बास्केट जो है रेजिडेंशियल के ऊपर कहा गया है प्राइम मिनिस्टर साहब की जानिब से, 10,000 मेगावाट बिजली जो है वो कह रहे हैं जी हम उस पर शिफ्ट करेंगे। दूसरी तरफ पोर्ट के ऊपर जो सोलर का इक्विपमेंट्स आए हुए हैं उनके लिए फाइनेंस नहीं है, उनको रोका हुआ है। ये चीज़ें जो हैं जब तक हम इन्हें ठीक नहीं करेंगे, इमरजेंसी बेसिस पे होना चाहिए, इमरजेंसी बेसिस पे होना चाहिए। हमारा 20 अरब डॉलर का पिछले साल का बिल था एनर्जी का, इस साल शायद वो 22 अरब डॉलर होगा। अगर हम इन चीज़ों को स्विच कर दें सोलर के ऊपर और विंड के ऊपर तो हमारा एनर्जी का बिल 5 अरब डॉलर आ जाएगा। और ये चीज़ें जो है यानी क्विकली हो सकती हैं, यानी सोलर पे क्विकली शिफ्ट हो सकते हैं और विंड पे भी क्विकली शिफ्ट हो सकते हैं। इसमें कोई मतलब क्विकली से मुराद ये है कि साल 6 महीने के अंदर अंदर हो सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें करने की ज़रूरत है। इसी तरीके से हमारी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में जब हम जाते हैं तो पाम ऑयल को बड़ी इजीली हम उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, गंदम को कर सकते हैं। वो जो पैसे हम 4,000 अरब रुपया दूसरे मुल्कों के किसानों को देते हैं वो अपने किसानों को अगर हम दे दें तो यहाँ changing too much throughout the day, so happy with that. Recovered after that tough game the other night? Yeah, I think the emotions are back down and level and ready to go against Namibia now. Obviously, with the group so open, does that add a lot of more emphasis on this game, and how do you prepare for that? Not really. I think it's just about winning every game you come up against. So for us, nothing changes. Any changes to your team? Yeah, we have Tim van der Gugten in for Logan van Beek. Thank you very much and good luck. Thank you. So the news out here from the centre is that Namibia have won the toss and are having a bat. नाज़रीन, T20 वर्ल्ड कप आज 2 मैच खेले जा रहे हैं जिसमें पहला मैच नामीबिया और नीदरलैंड के दरमियान खेला जाएगा। नामीबिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है और T20 वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। ये थी PTV ताज़ा तरीन। वो क्या मांग रहे थे? वो यही तो मांग रहे थे कि हमें बिजली सही प्राइस पे दे दें, बीज दे दें, खाद दे दें, पानी दे दें, यही तो मांग रहे थे। तो ये चीज़ें अगर हम अपने लोगों को देंगे जो 4,000 अरब रुपए हम बैरून मुल्क देते हैं तो यहाँ पे उसका हमारे उसके बेनिफिट्स मिलेंगे, ट्रिकल डाउन इफेक्ट आएगा। चलें जी, गुफ्तगू जारी रखते हैं, एक ब्रेक की जानिब चलते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, गुफ्तगू जारी है। ज़ीशान साहब भी मौजूद हैं और मियां जाहिद साहब भी। तो ज़ीशान साहब से सवाल करते हैं। ज़ीशान साहब, अभी जाहिद साहब ने कमेंट किया, डिटेल कमेंट, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है, चाहे वो FBR के हवाले से हो, लाइन लॉसेस की बात की इन्होंने, एक मीटर रीडिंग के हवाले से बात करें तो यहाँ पे भी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट दिखती है, FBR के हवाले से बात करें तो यहाँ भी दिखती है। तो इतनी सारी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट के बाद हम क्यों ट्रांसपेरेंसी की तरफ नहीं जाते? आप क्या समझते हैं कि लाइन लॉसेस या डिफरेंट हमारे पास लॉसेस क्यों होते हैं? देखिए, बड़ा सिंपल तरीका है, इनोवेशन करने की ज़रूरत है। दुनिया में इनोवेशंस हो रही हैं। आप आज से 15 साल पहले ये मैं और आप मोबाइल फ़ोन, या 20 साल पहले मोबाइल फ़ोन का तस्वर नहीं था। फिर एक वक्त आया कि जी हम वो छोटे मोबाइल फ़ोन्स पे थे, फिर हम स्मार्टफोन्स पे आए और स्मार्टफोन से अब दोबारा से हम छोटे मोबाइल्स की तरफ दोबारा से जा रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी बड़ी तेज़ी से चेंज होती है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे कि दुनिया में जो है अब इलेक्ट्रिक के भी पहले पोस्ट पेड आए और अब प्रीपेड मीटर्स हैं दुनिया में। जैसे मोबाइल के पास आपके प्रीपेड मीटर्स हैं, आपने 100 रुपए का कार्ड लिया तो जितना 100 रुपए तक आप इस्तेमाल करेंगे उसके बाद फोन बंद हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी में भी हमें इस टाइप की इनोवेशंस में जाना पड़ेगा। दुनिया में हो रहा है ये, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा। तो आप प्रीपेड मीटर्स लगा दें, आपके लाइन लॉसेस खत्म हो जाएंगे, बिजली की चोरी खत्म हो जाएगी। क्योंकि अपने मीटर से मैं फिर किसी और को कनेक्शन नहीं दूंगा, ना कुंडा दूंगा, क्योंकि फिर वो 100 रुपए अगर मैंने उसमें बिल भरा हुआ है वो 100 रुपये फिर मैं ही इस्तेमाल करूंगा। और सिमिलरली जब बात आप करते हैं सोलर की, या बात करते हैं आप थर्मल की, या हाइड्रो पावर की, या विंड की, तो सवाल ये है कि अभी हमने सोलर लगाना शुरू किए, DHA ने बड़े सबका सारे घरों को नोटिस देना शुरू कर दिए।
क्वेश्चन ये है कि एक तरफ आप प्रमोट कर रहे वो हैं, तो फिर आप ऑफिशियली उसको सही कर सकते हैं, उसको देखिए तो सवाल ये है कि किया जा जब आप सकता है। एक तरफ प्रमोट कर रहे हैं ना सोलराइजेशन, इससे क्या आप इम्पैक्ट क्या लेना चाह रहे हैं कि जो आपकी 20 बिलियन या 30 बिलियन की ऑयल की इंपोर्ट है, फ्यूल जो ऑयल है, डीजल जो है, उसके आप उसको कम करना चाह रहे हैं और उसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं आप सोलर से या ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी से। एक तरफ आप उसकी तरफ लेके जा रहे हैं, लोगों को इंड्यूस कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपने जो उसका डिस्काउंट पे लोन मिल रहा था वो देना बंद कर दिया स्टेट बैंक ने। क्वेश्चन ये है कि आपको सेक्टर वाइज काम करने की जरूरत है। इस वक्त आपका सबसे बड़ा क्राइसिस एनर्जी का क्राइसिस है, Right. उसको आप सॉल्व करें। एफबीआर में जहां तक आपने बात की कि ये जो ह्यूमन इंटरवेंशन, ये जो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट होती है, उसको किस तरीके से खत्म किया जा सकता है। हम कई खत्म नहीं करें लेकिन ट्रांसपेरेंट कम करें। हो सकता है ना। Right. देखिए उसके 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 ऊपर काम हुआ है। काम किस तरीके से हुआ है कि एफबीआर के पास इस वक्त इतना डेटा मौजूद है कि वो चाहे तो 60 या 70% आपकी और मेरी रिटर्न बना के हमें दे सकता है। इसके ऊपर काम होना चाहिए। अगर ये काम हम कर लेंगे तो वो जो बात कर रही है ना आप ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट की, Right. और फिर ऑनलाइन कर दीजिए, हेयरिंग्स ऑनलाइन कर दीजिए, प्रोविजन लॉ में मौजूद है। हो सकता है मेरा रिटर्न जो है वो इस्लामाबाद में बैठ के कोई इसकी हेयरिंग कर रहा हो सकता है आपके रिटर्न को कोई पेशावर में बैठ के हेयरिंग कर रहा हो। तो आप सिस्टम को इस तरीके से बना दीजिए कि फिर आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं हो, वो सिस्टम इतना एफिशिएंट हो कि आपको राइट और रॉन्ग बता दे। फॉर इंस्टेंस आप कोई भी चीज जब करना चाहते हैं तो आप कर लेते हैं। आपने पास्ट में कितने ऐसे इकदाम दिए कि जिसके आपको बेनिफिट्स हुए। तो इस वक्त की पोजीशन मैं ये समझता हूँ कि हमारा फोकस 100% इस वक्त होना चाहिए कि आपको एनर्जी का मिक्स चेंज करना है, चाहे वो विंड पावर हो, चाहे वो सोलर पावर हो, चाहे वो हाइड्रो पावर हो। इसकी तरफ बहुत गौर करना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने 10,000 मेगावाट की जो बात की है उस पर बहुत तेजी से काम करने की जरूरत है ताकि उस ख्वाब को रियलिटी में कन्वर्ट कर दें आप। जब आप कन्वर्ट करेंगे तो ये जो आपकी जो कंजम्पशन ऑफ ऑयल है ये ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। हमें जो पिछले साल $80 बिलियन की इंपोर्ट का जो हमें बहुत बड़ा बर्डन उठाना पड़ा, उसमें एक मेजर चंक जो था वो इंटरनेशनल प्राइसेस जो थी वो बहुत बड़ी हुई थी। अब वो काफ़ी हद तक प्राइसेस कम हो गई हैं। यकीनन हमारे इंपोर्ट बिल पे उससे फ़र्क पड़ेगा और ये अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। इस अपॉर्चुनिटी को एक्सपोर्ट के साथ एक्सपोर्ट बढ़ा के कैश इन करने की ज़रूरत है। आप एक तरफ बात कर रहे हैं कि बिजली हमें कम रेट्स पे देनी है, तो जब ऑयल कम हुआ है तो बिजली तो ऑटोमेटिकली सस्ती हो जाएगी। अभी तो फिर ये भी एक ये आया हुआ है ना नोटिस के यहाँ पर आज जो कि इलेक्ट्रिक ने ज्यादा चार्ज किया है वो भी 4 रुपए रिवर्स किया रिफंड कर रहे जाएगा। हैं, 4 रुपए रिफंड हाँ। कर रहे हैं, लेकिन अच्छी बात है। तो आपको ये वापडा की तरफ से आया कि इलेक्ट्रिक को तो इफेक्टिवली आपको करना ये है कि चीज़ों को ऑटोमेट करते चले जाइए, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट को कम से कम करते चले जाइए। और इस टाइप के जब आप एक ट्रायल बेसिस पे एक छोटी सी एरिया के ऊपर आप प्रीपेड इलेक्ट्रिक मीटरिंग शुरू कर दीजिए, अगर वो सक्सेसफुल हो जाए तो बढ़ाते चले जाइए। कौन सी बड़ी मुश्किल है इसमें? जो इलाका जहां सिटी से वाइज आप समझते हैं? नहीं, सिटी वाइज भी नहीं, एरिया वाइज कीजिए। जैसे आप के इलेक्ट्रिक है फॉर इंस्टेंस, वो कहता है कि ये जोन जो है ये प्रॉपर बिल देता है मुझे, वहां पे प्रीपेड मीटर इंट्रोड्यूस कर दीजिए। वहां से अगर आपको बेनिफिट मिलता है तो उसको आगे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते चले जाइए। इससे बहुत बड़ा जो चैलेंज है आपका 20% या 30% लाइन लॉसेस का, वो सॉल्व हो जाएगा। तो एनर्जी ऑटोमेटिकली सस्ती हो जाएगी। जब एनर्जी ऑटोमेटिकली सस्ती होगी तो कारखानों को सस्ती बिजली मिलेगी, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी, आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पे उसका फ़र्क आने लगेगा। और यकीनन मैं जाहिद साहब की बात से 100% एग्री करता हूँ कि इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट ह्यूमन कैपिटल में होनी चाहिए। ह्यूमन कैपिटल को बाहर बेच के रेमिटेंस मंगवाने में नहीं होनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ सारी चीजें हम कर सकते हैं, करना चाहें तो हम बिल्कुल कर सकते हैं। और ये बात अभी एक जगह पे हो रही थी जिसमें ये हम उसका सोल्यूशन ये था, उसका क्रक्स ये था कि जब आप कोई भी चीज़ आप उठ जाते हैं तो वो कहते हैं ना कि उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। तो होने में कोई मुश्किल काम नहीं है। चलें जाहिद साहब प्लीज़ मुझे ये बताएं कि ज़ीशान साहब ने एक पॉइंट रेज़ किया है, वो ये कि जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसकी तरफ से कुछ रेगुलेटर्स या फिर हम कह सकते हैं रेगुलेट नहीं किया जाता कुछ चीज़ें। सपोज़ अगर हम बैंक्स की बात करें, अभी रिसेंटली जो डॉलर के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा मैनिपुलेशन की गई थी जून एंड जुलाई में, उस वक्त स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान थोड़ा रेगुलेटर स्ट्रॉन्ग हो सकता था, उस वक्त भी थोड़ा सा एक नहीं दिखाई गया। ये जो ऑटोनॉमस होने की बात थी, बेसिकली थोड़ा बहुत तो रेगुलेशन होनी चाहिए हर चीज़ के ऊपर। जब तक चेक एंड बैलेंस नहीं होगा तो कैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी?
देखिए ये जो ऑटोनॉमी की बात है स्टेट बैंक की, तो इसका तो मतलब है स्टेट बैंक रेगुलेटर है ना, तो उसको जब आप ऑटोनॉमी दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो बेहतर रेगुलेट करे चीज़ों को, इसका ये मतलब है। तो ये तो एक अच्छी बात है। अब बात यह है कि उन्होंने सोलर के कर्जों की भी बात की ना कि उन्होंने रेगुलेट क्यों नहीं किया, प्रॉपर क्यों नहीं किया, तो उसकी फीडबैक की कमी होती है, मैं समझता हूँ। बात यह है कि जो हमारा बिजनेसमैन है वो जब अपनी चीज़ें इंपोर्ट करता है, अपनी मशीनरी इंपोर्ट करता है, अपने रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करता है, तो उसके लिए उसे डॉलर चाहिए होते हैं वो चीज़ पोर्ट से रिलीज़ कराने के लिए। गवर्नमेंट ने मिफ्ता इस्माइल साहब के दौर में उस पर पाबंदी लगा दी थी कि आपने स्टेट बैंक की परमिशन के बगैर डॉलर रिलीज़ नहीं करने बैंकों के ऊपर। तो अब वो जब डॉलर्स के लिए सब तरफ से मार शुरू हुई कि जी डॉलर 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 शुरू हुई, तो बैंकों ने स्पेकुलेशन शुरू कर दी। तो अगर ऑफिशियल रेट उसका था उस वक्त फॉर एग्जांपल 220 रुपये, तो उन्होंने 225, 226, 227 मांगने शुरू कर दिए। लोग परेशान थे, उन्होंने वो एक्स्ट्रा पैसे देने शुरू कर दिए। अब उसमें पैनिक क्रिएट हो गया, और वो जो पैनिक क्रिएट हुआ तो उसमें लोग फिर रेगुलेटर के पास यानी स्टेट बैंक के पास कंप्लेन नहीं करते। लेकिन कुछ लोगों ने, मैंने भी की कंप्लेन, मैंने स्टेट बैंक के गवर्नर को लिख के ईमेल भेजी, उसके ऊपर फौरी एक्शन भी हुआ। दूसरे ही दिन मैंने ईमेल भेजी, दूसरे ही दिन वो बैंक वाले आ गए, उन्होंने आके उसको देखा और उन्होंने कहा कि जी हम आपको डॉलर दे रहे हैं। तो उसके ऊपर एक्शन भी हुआ, स्टेट बैंक ने एक्शन किया, और अब उसके ऊपर उन्होंने फिर सारे बैंकों का डाटा लिया और उसमें उन्होंने देखा भी किस किस बैंक ने उसमें ओवर चार्जिंग की है, स्पेकुलेशन की है, या उसमें बहती गंगा में हाथ धोए हैं। तो उसके ऊपर उनको 8 बैंक्स के ऊपर ज्यादा क्रैकडाउन होने की तवक्कुआत है। तो कुछ 2-4 बैंक हैं जिनके ऊपर कुछ ना कुछ क्रैकडाउन तो नहीं कहना चाहिए, कि रेगुलेशन का सिस्टम और मैकेनिज्म होता है। फाइन चले, ये तो सही है ना सर। क्रैकडाउन तो एक बहुत बड़ा वर्ड हो जाता है। तो बहरहाल वो उनके ऊपर कोई फाइन वगैरह कुछ चीजें ऐसी होंगे जिससे आइंदा जिन्होंने प्रॉफिट्स बुक किए होंगे ज्यादा उस वक्त उनके ऊपर जो है वो फाइन होगा। जी एग्जैक्टली, और उतना ही फाइन होगा जितना प्रॉफिट लिया होगा। जी एग्जैक्टली। तो वो कुछ ना कुछ स्टेट बैंक उनके ऊपर करने जा रहा है, और इंशाल्लाह उसके ऊपर होगा। स्टेट बैंक मैं समझता हूँ हमारा बड़ा अच्छा परफॉर्म भी करता है। एक चीज़ जो ईशान साहब ने बात की वो थी कि सोलर के ऊपर देखें, सोलर भी और सोलर के एक चैप्टर है 84 और 85, उसमें सारी मशीनरी और उसके स्पेयर पार्ट्स आते हैं। उसकी जो क्लियरेंस है वो रुकी हुई है पिछले 2.5-3 महीने से। जो मिफ्ता इस्माइल साहब ने जो हमारा ट्रेड डेफिसिट को कंट्रोल किया था या कर्टेल किया था, तो इसी तरह किया था कि उन्होंने इंपोर्ट आ गई, लोगों के माल आ गए, उसको पोर्ट पे रोक दिया, उसके लिए डॉलर रिलीज़ नहीं किए। तो उसके नतीजे में हमारा ज़ाहिर है कि फिर जो ट्रेड डेफिसिट है वो कम हो गया। लेकिन क्या है कि उसके ऊपर डैमेज पड़ रहे हैं, उसके ऊपर लोगों को डिटेंशन चार्जेस पड़ रहे हैं, और वो माल की असल मालियत से बढ़ गए हैं। इसी तरीके से वहाँ पे सोलर के इक्विपमेंट्स भी पड़े हुए हैं और उसके स्पेयर पार्ट्स भी पड़े हुए हैं। उसके ऊपर भी जो फंड की रिलीज़ है यानी फॉरेन एक्सचेंज की रिलीज़ है वो रुकी हुई है। अब इसहाक डार साहब का अगर आपको स्टेटमेंट याद हो तो उन्होंने कहा था कि $50,000 तक का हमने इनको स्टेट बैंक को कह दिया कि जी आप इसको रिलीज़ करते हैं। तो $50,000 तक का उन्होंने कैप किया था, थ्रेशोल्ड था, तो वो उसको रिलीज़ उन्होंने किया, जो कि टोटल कुछ 6,000 केसेस थे, जिसमें से अभी तकरीबन 3-1,000 केसेस जो हैं ये 50,000 तक वो निकल जाएंगे। बाकी फिर अगेन प्रॉब्लम है उनके, वो बड़े कंसाइनमेंट है, 50,000 से ऊपर के कंसाइनमेंट है ना। तो उसकी वजह से हमारी जो इंडस्ट्री की मॉडर्नाइजेशन रुकी हुई है, उनके पास जो स्पेयर पार्ट्स की किल्लत हो रही है, हमारी ये जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसको रिप्लेनिश करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो ये एक बड़े ग्रीवियस चैलेंजेस हैं, इनको हैंडल करने की ज़रूरत है। इसमें ये तो एक अलग बहरहाल कहानी है। एक तरफ पुअर स्ट्रेटा जिसको डेली बेसिस पे कोई ना कोई इशू है, और एक तरफ ये चैलेंजेस जिनको सॉर्ट आउट करना जरूरी है, नीड ऑफ द आवर है, नहीं करेंगे तो बड़े चैलेंज बन जाएंगे। और ज्यादा तो बड़े कैसे इसको बैलेंस करके ये अगेन वही हाल करेंगे? एक ही हल है उसका, नवाब ट्यूबवेल, कि जब तक आप चीज़ों को उसको नहीं हल करेंगे। देखें, एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट को आप फिजिबल करें, एक्सपोर्ट को फिजिबल नहीं करेंगे तो आपकी एक्सपोर्ट नहीं होगी तो पैसे नहीं आएंगे, फिर आप कर्जे मांगेंगे। इंपोर्ट को सब्सिट्यूट करें, इंपोर्ट सब्सिट्यूट नहीं करेंगे तो फिर अगेन आपको एक बैगिंग बॉल लेके फिर आप घूमते फिरेंगे। तो बात यह है कि इनकम, अब इनकम के जो 2-3 ज़राए हैं वो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन है, एक्सपोर्ट है, फॉरेन रेमिटेंस है। ये चीजें अच्छा, रेमिटेंसेस को भी जिशान कह रहे हैं कि रेमिटेंसेस की तरफ ना जाएं ज्यादा, ये ना हो कि अपने लोगों को बाहर भेजें और रेमिटेंसेस की सूरत में दे रहे हैं। ये भी एक व्यू पॉइंट है, लेकिन बात यह है कि हमने इस वक्त जो अपनी मैन पावर एक्सपोर्ट की हुई है, आपको अंदाजा है उसका कि हमें तकरीबन $31 अरब यानी तकरीबन 6,500-7 हज़ार अरब रुपए साल के पाकिस्तानी करेंसी में, वो 7,000 अरब रुपए जो है यहाँ पाकिस्तानी फैमिलीज को आते हैं एक साल में,
वो उससे स्पेंडिंग करते हैं, वो उनकी लाइवलीहुड है, उससे प्लॉट लेते हैं, उससे गाड़ियाँ लेते हैं, उससे फ्रिज लेते हैं, उससे अपने खाने पीने की चीज़ें लेते हैं। अगर वो ना हो तो वो सारे सड़कों में भीख मांगते नजर आए। तो बात यह है कि वो उससे पाकिस्तान की, एक तरफ तो पाकिस्तान को 30 अरब डॉलर आ रहा है, दूसरी तरफ लोगों को 7,000 अरब रुपए आ रहा है। एक महंगाई का फैक्टर उसकी वजह से भी है। हर एक चीज़ का एक बाउंसिंग बैक इफेक्ट भी होता है ना। तो एक तरफ लोगों को खुशहाली आ रही है उस मनी की वजह से, और दूसरी तरफ उसकी वजह से हमारे यहाँ थोड़ी उसकी वजह से इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है। तो उस रकम को अगर हम सही चैनलाइज कर लें कि उसको इस तरह मार्केटों में जाके स्पेंडिंग करने की बजाय अगर इंडस्ट्री में लगाना शुरू कर दें तो उससे फिर और इनकम आएगी और हमारा जनरेट हो सकता है। अच्छा जीशान साहब, लास्ट मिनट्स हैं प्रोग्राम के, 10 मिनट्स हैं। मैं चाहती हूँ कि आप ये बताएं कि टैक्स फाइलिंग की जो लास्ट डेट है वो 30 अक्टूबर दिस मंथ है, 31 अक्टूबर। आज जो है वो 17 है। आप क्या समझते हैं, 13 दिन बाकी हैं, कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है फाइलर्स का? मैं आपको बताऊं, जनरली स्पीकिंग ये है कि तकरीबन लोगों के 30 से 40% काम हुआ है, 60% काम अभी भी बाकी है लोगों का। और अभी बड़ा इन्होंने एक फॉर्म जो है वो जो 7E जो एक सेक्शन इंट्रोड्यूस किया था डीम्ड इनकम का, कि इमूवेबल प्रॉपर्टी पे 1% टैक्स देना है, जो इस साल बजट में लेके आए थे प्रोविजन। और इसी तरह से CVT जो फॉरेन एसेट्स पे लगी थी 1%, उसका फॉर्म अभी 2 दिन पहले वेबसाइट पे अपलोड हुआ है। अब वो फॉर्म मैं कल घर पे बैठकर भरने की कोशिश कर रहा था एक केस में, तो वो मुझे एक केस में एक फॉर्म भरने में 2 घंटे लगे थे। क्योंकि वो पहले आपको कहता है कि जी आप प्रॉपर्टी की नेचर बताएं कि वो एग्रीकल्चरल है, रेसिडेंशियल है, कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है, मिक्स ऑफ प्रॉपर्टी है, हॉस्पिटल की है, पहले तो ये बता दीजिए। फिर उसके बाद बताइए कि उसका स्क्वायर यार्ड है, स्क्वायर मीटर है, स्क्वायर फुट है, एरिया किस तरह, मतलब काफी डिटेल, पहले ये 2 चीजें बताएं, फिर उसके बाद उसका आप एरिया डालें, फिर उसका आप कवर स्क्वायर फुटेज बताएंगे कितना स्क्वायर फीट कवरेज है, फिर उसके बाद बताएंगे लोकेलिटी कौन सी है। कराची है तो कराची में वो सर्च करने लगेगा, सारी जगहें आपको दिखाएगा। तो एक फॉर्म भरने में अगर मुझे 2 घंटा लग रहा है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं एक फॉर्म भरने में, जो रिटर्न के फॉर्म का एक पोर्शन है, उस पोर्शन को भरने में अगर आप मुझे 2 समझते हैं घंटे कि वो इजी हो जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा? ये होना ही नहीं चाहिए इस वक्त। आप या तो मुझसे रिटर्न भरवा लीजिए या ये फॉर्म भरवा लीजिए। इसकी डेट को चेंज करना चाहिए और इसकी डेट को कंप्लायंस लेवल दे दीजिए, क्योंकि ये एक बहुत टीडियस जॉब है। मेरे ख्याल से किसी FBR वाले को बुला के उसको बिठा के हम अपना एक फॉर्म दे दें कि ये भर दो भाई, फिर जितना टाइम वो लगे उसको मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ रिटर्न्स फाइल कर दीजिए और फिर आप कर दें, क्योंकि ये इस तरीके से मुमकिन नहीं है। काविश अच्छी की है, फॉर्म अच्छा बनाया, लेकिन इसमें ट्विक्स की जरूरत है। वेल, थैंक यू सो मच। ज़ीशान मर्चेंट साहब हमारे साथ मौजूद है। जाहिद साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। आज के दिन हमने डिस्कशन की जिसमें IMF और वर्ल्ड बैंक से जो मुज़ाकरात हैं उसके नतीजे में कोई लीनियंसी पाकिस्तान के लिए एक्सपेक्टेड हो, वो आज हम डिस्कस करने की कोशिश कर रहे थे। साथ साथ FATF से हमारी जितनी जल्दी जान छूट जाए, यानी कि हम ग्रे लिस्ट से निकल के वाइट लिस्ट में आ जाए, वो सबसे ज़्यादा बेहतर इकदाम होगा, और जो कि मुतवक्के भी है इस वीक के एंड में या फिर नेक्स्ट वीक के आगाज़ में हमें ये खबर ज़रूर मिलेगी। दैट्स इट। इसी नोट पे प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।